ही आर डी स्टूडेंट अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड वेद अकेडमी चैनल। सो आल डी स्टूडेंट टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थर्ड मॉडल पेपर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग जो है फर्स्ट मॉडल पेपर और जो है सेकेंड मॉडल पेपर को डिस्कस कर लिए थे, तो टुडे हम लोग यहाँ पे जो है थर्ड मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि अभी जो है सभी क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे थे। इससे पहले ही आप लोग एक पेन प्लस एक नोटबुक लेके बैठ जाइएगा और अपना जो है नोट कीजिएगा कि आपके जो है इस टेस्ट सीरीज से कितने मार्क्स बन रहे हैं। और लास्ट के जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा उसके लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपके टोटल जो है 100 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे जो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में से किसकी साज सज्जा और उपयोग की प्रक्रिया में सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा, सेकेंड है तापीय ऊर्जा, थर्ड है सौर ऊर्जा एंड लास्ट ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा। तो किस टाइप के एनर्जी का अगर हम उपयोग करते हैं साज सज्जा डेकोरेशन में, तो उससे क्या होता है, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है वह क्या होता है, बहुत कम होता है ही बताना है। तो वह ऊर्जा किस टाइप का होता है। सो हम यहाँ पे कुछ टाइम लेंगे जिससे आप लोग अपना आंसर चूज कर सकें, देन उसके बाद हम आपको यहाँ पे आंसर बताएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला। यहाँ पे जो हो जाएगा वह हो जाएगा सनलाइट, मतलब कि जो है सोलर एनर्जी हो जाएगा, सनलाइट एनर्जी या फिर बोलिए जो है सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इससे जो है पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है। अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है वनोन्मूलन हेतु, सेकेंड है वनों के विनाश को रोकने के लिए, थर्ड ऑप्शन है जीव संरक्षण हेतु एंड लास्ट ऑप्शन है जल संरक्षण हेतु। सो आप लोग तब तक आंसर को गेस कीजिए, हम लास्ट में भी इसका आंसर बता रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, वनों के विनाश को रोकने के लिए जो है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि ये जो है वृक्षों के संरक्षण के लिए आंदोलन चलाई थी। अगला प्रश्न है, चर्मदाह या पैलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B12। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला, विटामिन B3 की कमी से होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर क्या है, विटामिन B3 है जिसे नियासिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रोलैक्टिन, सेकेंड है सोमेटोट्रोफिन, थर्ड है वैसोप्रेसिन एंड लास्ट ऑप्शन है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे जो है मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, जो है बॉडी का या फिर ब्रेन का बोलिए या फिर बॉडी का बोलिए, इसे जो है मास्टर ग्लैंड कहा जाता है जो है। और यह कहाँ पाई जाती है, तो यह जो है ब्रेन के सेला टर्सिका वाले पार्ट में जो है टर्सिका सेला, एक मिनट हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, सेला टर्सिका वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। सो यहाँ जो पीयूष ग्रंथि से पूछा कि इसके पोस्टीरियर लोब से कौन सा हार्मोन निकलता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, इसके पोस्टीरियर लोब से जो है वैसोप्रेसिन और एक हार्मोन जिसे कहा जाता है ऑक्सीटोसिन, यही दो हार्मोन जो है इसके पोस्टीरियर लोब से निकलते हैं। बाकी इसके एंटीरियर लोब से, मतलब कि अगर हम बोले एंटीरियर अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, एंटीरियर लोब अग्रभाग से, तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है फ्लैट पीजी। तो एफ से हो जाएगा FSH, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एल से ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ए से हो जाएगा एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन और पी से प्रोलैक्टिन हो जाएगा, जी से हो जाएगा जो है जी से एक हार्मोन और कोई था, तो वही जो हो जाएगा, तो इसी को जो है एंटीरियर लोब से निकलते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के तप्त स्थल कौन से हैं। ज्वालामुखी, सागर, वन, नदियाँ। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, जो वन होता है फॉरेस्ट, यही क्या है, जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है, जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो जो इवोल्यूशन का थ्योरी दिए थे वह कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, सेकेंड है मेंडल, थर्ड है जगदीश चंद्र बोस एंड लास्ट ऑप्शन है हरगोविंद खुराना। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है ए वाला, चार्ल्स डार्विन। इन्होंने जो है नेचुरल सिलेक्शन का जो है सिद्धांत दिया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न पूछा है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, जल ऊर्जा।
सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला जल ऊर्जा। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? पौधे और प्राणी, जैविक और अजैविक, खरपतवार और वन, एंड लास्ट ऑप्शन है प्राणी और वायुमंडल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे एबायोटिक, मतलब कि हो जाएगा अजैविक। एबायोटिक मतलब होता है अजैविक, एंड बायोटिक मतलब होता है जैविक, लिविंग। सो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है जीवमंडल की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है या फिर कौन सा है? पृथ्वी और उसका वातावरण जिसमें जीवधारी रहते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पौधे, एंड लास्ट ऑप्शन है पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी और उसका वातावरण जिसमें जीवधारी रहते हैं उसी को जीवमंडल कहा जाता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है मानव में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो इम्ब्रियो जो होता है, इम्ब्रियो, उसे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? अंडाशय से, प्लेसेंटा से, वृक्क से, एंड लास्ट ऑप्शन है डिम्बवाहिनी से। तो डिम्बवाहिनी नलिका को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, इसी में फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है। और वृक्क जो है वह क्या है? एक एक्सक्रीटरी मतलब कि उत्सर्जन अंग है, और जो है इसी में इसकी जो यूनिट होती है इसे जो नेफ्रॉन कहा जाता है। अब यहाँ पे पूछा है कि ह्यूमन एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो प्लेसेंटा, जिसे हिंदी में अपरा कहा जाता है, या फिर नाभि रज्जु, इसी से मिलता है। अगला प्रश्न है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? इकोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी, इथोलॉजी, बायोलॉजी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला पैलिएंटोलॉजी। उसे जो है जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। और जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? तो डॉक्टर बीरबल साहनी, बीरबल साहनी ही क्या है? जो है जीवाश्म विज्ञान के जनक हैं। अगला प्रश्न है यकृत परिवर्तित करता है किसे? जो यकृत होता है लीवर, वह किसे चेंज करता है? अमोनिया को यूरिया में, अमोनिया को शर्करा में, अमोनिया को वसीय अम्ल में, अमोनिया को नाइट्रोजन में। सो यकृत जो होता है वह अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी वाला, उसे जो है सिनेप्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी प्राणियों का मूल लक्षण नहीं है? पृष्ठरज्जु या नोटोकार्ड की उपस्थिति, पृष्ठीय नालवत तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति, आदेह गुह्य एसिलोमेट, एंड लास्ट ऑप्शन है ग्रसनीय कुलोम विद्रोह की उपस्थिति। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला एसिलोमेट, जो आदेह गुह्य, यह जो है वर्टिब्रेट का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है लाइकेन में होते हैं कवक तथा जीवाणु, जीवाणु तथा शैवाल, कवक तथा शैवाल, कवक तथा विषाणु। सो लाइकेन जो होते हैं वह वायु प्रदूषण के क्या होते हैं? सूचक होते हैं, मतलब कि ये ऐसे जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। सो लाइकेन जो होते हैं वह जो है कवक तथा शैवाल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें जो है सहवाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहवाक। लाइकेन वर्ड इंग्लिश शब्द है और सहवाक वर्ड हिंदी वर्ड है। अगला प्रश्न है मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अकार्बनिक पदार्थों में रूपांतरण को क्या कहते हैं? पोषक भंडार, रासायनिक चक्र, खनिजीकरण, कार्बन चक्र। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का जो है सी वाला, इसे जो है मिनरलाइजेशन कहा जाता है, खनिजीकरण कहा जाता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है न्यूक्लियोटाइड की संरचना होती है बेस शुगर फास्फेट, शुगर बेस फास्फेट, फास्फेट बेस शुगर, एंड लास्ट ऑप्शन है शुगर फास्फेट शुगर बेस। सो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वह बेस, शुगर और फास्फेट से मिलकर बना होता है। इसलिए अगर आप लोग को ट्रिक याद करना हो तो आप लोग को याद कर लेना है BSP, बेस से क्षार, एस से शुगर और पी से फास्फेट। तो आपको याद कर लेना है बहुजन समाज पार्टी या BSP। अगला प्रश्न है हाइड्रोलेज नाम के एंजाइम अत्यंत प्रचुर मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? सो फर्स्ट ऑप्शन है लाइसोसोम, सेकेंड है सेंट्रोसोम में, थर्ड ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट में, एंड लास्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हाइड्रोलेज नामक या फिर बोला जाए कि जैव अपघटनीय या फिर पाचक एंजाइम,
पाचक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो है लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। लाइसोसोम को जो है सुसाइड बैग ऑफ सेल, सुसाइड बैग ऑफ सेल, कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बचा है। एक क्वेश्चन ही हमने यहाँ पे कई क्वेश्चन ऐड कर दिया है, मतलब कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन से नहीं देखना है। आपका जो टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा वह जो है 17 क्वेश्चन या फिर 16 क्वेश्चन आपका जो है बायोलॉजी से एग्जाम में आएगा। बट हम यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए जो है और सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, 2-3 एक्स्ट्रा। सो पूछा है टेप वर्म एवं प्लाज्मोडियम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है परजीवी जीव, सेकंड है भक्षक जीव, थर्ड ऑप्शन है अपमार्जक जीव एंड लास्ट ऑप्शन है सहजीवी जीव। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला। जो टेप वर्म होता है और प्लाज्मोडियम होता है वह क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। अगला प्रश्न है विषाणुओं को क्रिस्टल के रूप में पृथक करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो सबसे पहले जान लीजिए वायरस में जो है एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, और इनमें जो है या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या तो आरएनए प्रेजेंट होगा, इतना जानिए। देन इसके बाद जो है इवानोव्स्की ऑप्शन दिया, सेकंड बीजमैन, थर्ड ऑप्शन बीजरिंग एंड लास्ट ऑप्शन स्टैनले। तो आप लोगों ने सुना होगा टोबैको मोज़ेक वायरस। तो टीएमवी विषाणु को सबसे पहले स्टैनले नामक वायरस ने, मतलब स्टैनले नामक साइंटिस्ट ने जो है टीएमवी मोज़ेक विषाणु को, वायरस को जो है क्रिस्टल के रूप में पृथक किए थे। सो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला करेक्ट ऑप्शन है, स्टैनले नामक साइंटिस्ट ने। अगला प्रश्न है संक्रामक रोग कौन सा है? मधुमेह, कैंसर, एड्स, सूखा रोग। सो यहाँ पे पूछा है संक्रामक रोग मतलब कि जो ऐसे रोग जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकते हैं, तो वह जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला एड्स। अब यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया होती है कहाँ पर? अम्ल और अम्लीय लवण में, क्षार और क्षारीय लवण में, अम्ल और क्षार में, अम्ल और जल में। तो उदासीनीकरण अपक्रिया जो होती है वह जो एसिड प्लस बेस, आप याद कर सकते हैं AB, एसिड और बेस में होता है। अगला प्रश्न है बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन सा है? खाने का सोडा, नौसादर, धावन सोडा एंड लास्ट ऑप्शन है फिटकरी। तो सबसे पहले जान लीजिए जो खाने का सोडा है इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। यहाँ पे देखो लगा जाता है बाई, इसे जो बाई पढ़ा जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो यहाँ पे बाई का मतलब होता है खाना बनाने वाला, तो खाने के सोडा का फार्मूला होगा NaHCO3। धावन सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, यह जो है धावन सोडा का फार्मूला है। और नौसादर का फार्मूला होता है NaCl या फिर NH4Cl, ऐसे कुछ होता है, थोड़ा सा क्लियरली नहीं मेंशन यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो है फिटकरी जो होता है इसका जो फार्मूला होता था K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थराइज इंटू 24H2O, क्या होता है 24H2O। और फिटकरी का उपयोग ही जो है बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसमें इसके आयनन की मात्रा कम होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है एंड लास्ट ऑप्शन है यह एक अकार्बनिक अम्ल है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, इसके आयनन की मात्रा कम होती है, इसी कार्डिया जो एक वीक एसिड है। अगला प्रश्न है कॉपर पायराइड को वायु में गर्म करके सल्फर दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पे सल्फर बोल रहा है मतलब कि यस। तो फर्स्ट ऑप्शन है निस्तापन, सेकेंड है भर्जन, यहाँ पे भर्जन रहेगा, एंड थर्ड ऑप्शन है प्रगलन एंड लास्ट ऑप्शन है बेसमेरीकरण। तो जहाँ पे सल्फर अयस्क को दूर करने की प्रक्रिया बोले वहाँ पे भर्जन प्रोसेस होता है। आप लोग जो है बी वाला ऑप्शन ध्यान दीजिए, भर्जन होगा यहाँ पर। एक मिनट, यहाँ पे भर्जन नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पे भर्जन नहीं निस्तापन वाला होगा। आई एम रियली सॉरी इसके लिए, यहाँ पे निस्तापन वाला प्रोसेस जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक धातु है? बोरान, लिथियम, सिलिकॉन, कार्बन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला, लिथियम क्या है? धातु है। देख सकते हैं लिथियम एक धातु है, जबकि बोरान, सिलिकॉन और कार्बन क्या है? धातु नहीं है। अगला प्रश्न है एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम क्या होता है? एथेनॉल, मेथेनॉल, एस्टिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। सो एथिल एल्कोहल का जो IUPAC नेम होता है वह जो है एथेनॉल होता है।
ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव मेन कंपोनेंट क्या है नेचुरल गैस का? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला मीथेन, इसे मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है और यह बायोगैस का एक मेन कंपोनेंट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है जो लगभग 85 से 90% तक पाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति गैस को दरों में बदलने के लिए, मतलब गैस किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, बदलने के लिए सबसे अनुकूल है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है उच्च दबाव कम तापमान, कम दबाव कम तापमान, कम दबाव उच्च तापमान, उच्च दबाव उच्च तापमान। सो अगर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो गैस है, गैस को हम चेंज कर रहे हैं किसमें, लिक्विड में। सो यहाँ पे जो हमको सुटेबल मीडियम चाहिए वह जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला हाई प्रेशर चाहिए, जो प्रेशर होगा वह हाई होना चाहिए और लो जो टेम्परेचर होना चाहिए। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है उच्च दबाव कम तापमान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गैस का गुण नहीं है? गैसों का एक निश्चित आकार होता है, गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, गैसों की विसरण की दर अधिक होती है, एंड लास्ट ऑप्शन है गैसीय कण यादृच्छिक गति की अवस्था में होते हैं। तो पूछा है कि गैस का गुण नहीं है, तो गैस का एक निश्चित आकार होता है, यही स्टेटमेंट गलत है। जो गैस होता है उसका कोई निश्चित आकार शेप साइज नहीं होता है। अगला प्रश्न है सॉल और जेल किसके उदाहरण हैं? ठोस ठोस कोलाइड के। सॉल एक ठोस तरल कोलाइड है और जेल एक तरल ठोस कोलाइड है। थर्ड ऑप्शन है सॉल ठोस ठोस कोलाइड है और जेल जो है मतलब कि सॉलिड और लिक्विड कोलाइड है। एंड लास्ट ऑप्शन है जो सॉल है वह क्या है, लिक्विड ठोस कोलाइड, लिक्विड सॉलिड कोलाइड है और जेल क्या है, एक जो है सॉलिड और लिक्विड कोलाइड है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का जो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। जो सॉल है वह क्या है, सॉलिड और लिक्विड कोलाइड है, जबकि जेल क्या है वह जो है एक लिक्विड और सॉलिड कोलाइड है। ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं दो क्वेश्चन 31-31 करके जो ऐड हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं, आपका रिवीजन ही होगा, उससे क्वेश्चन अधिक पढ़ लेने से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। दिन यहाँ पे दिया दूध से क्रीम अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अपकेंद्रण, अधिशोषण, आसवन, क्रिस्टलीकरण। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण प्रोसेस का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। तो किसी तत्व की जो द्रव्यमान संख्या होती है वह जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, आप याद कर सकते हैं पीएन। पीएन का क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, योग होता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है मोल, यहाँ पे दिया एक मोल किसी पदार्थ, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ से एक जो है मिसप्रिंट हो चुका है। एक मोल किसी पदार्थ के कणों की संख्या कितनी होती है? 6.022 गुणे 10 की घात 10, 6.022 गुणे 10 की घात 23, 3.011 गुणे 10 की घात 23, 1.66 गुणे 10 की घात -24। सो एक मोल किसी पदार्थ के कणों की जो संख्या होता है वह 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, 6.022 गुणे 10 की घात 23 होता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों पर आधारित था? भौतिक संयोजन, रासायनिक संयोजन, ए और बी दोनों, एंड लास्ट ऑप्शन है जैविक संयोजन। सो यहाँ पे जो 34 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, रासायनिक संयोजन पर आधारित था। अगला प्रश्न है अब यहाँ पे फिजिक्स के स्टार्ट हो रहे हैं। जो डायनेमो होता है वह किसको बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। थर्ड ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, एंड लास्ट ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश में। तो डायनेमो जो होता है वह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न विद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होगा किसके? परिपथ के संपूर्ण प्रतिरोध के, चुंबकीय फ्लक्स के, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 36 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के जो है अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगला प्रश्न है ओम का नियम सत्य, तो ओम का नियम होता है V =
IR आप सभी को पता होगा फार्मूला। तो केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्धचालकों के लिए, सभी के लिए। सो यहाँ पे जो पूछा है ओम का नियम सत्य होता है, तो वह केवल धात्विक चालकों के लिए, मेटेलिक चालकों के लिए जो है सत्य होता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एक बल्ब जो कि 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगा? 100 वाट, 200 वाट, 50 वाट एंड यहाँ पे हो जाएगा 400 वाट। तो यहाँ पे जो 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा ले रहा है एक बल्ब, उसका जो शक्ति हो जाएगा वह हो जाएगा 200 वाट। क्या हो जाएगा? 200 वाट हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, चलिए हम यहाँ पे आपको नीचे बता देते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा फार्मूला P = V/T। V/T आप जानते होंगे। तो यहाँ पे P और जहाँ P क्या है? पावर है, V क्या है? वोल्टेज और धारा 1 एम्पियर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब हम रखेंगे P क्या है? P = V, वोल्टेज कितना है? तो 200 है। जब 200 अपान और 1 एम्पियर धारा ले रहा है तो यहाँ पे 1 रखा जाए, तो 200/1 करेंगे जब हम, तो यहाँ पे 200 वाट आ जाएगा। ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, 200 वाट। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन है 2.5 मीटर। तो किसी सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वह जो है 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस होता है अभिसारी, अपसारी, अभिसारी या अपसारी कोई भी एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो जो आई लेंस होता है, नेत्र लेंस होता है, वह क्या होता है? अभिसारी होता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर है? 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट एंड लास्ट ऑप्शन है 756 वाट। एक अश्व शक्ति जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो यहाँ पे हम फार्मूला कौन सा रखेंगे? F = R/2। तो 20 सेंटीमीटर दिया पहला ऑप्शन, सेकेंड है 40 सेंटीमीटर, थर्ड 80 सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन है 1/, यहाँ पे 160 सेंटीमीटर दिया है लास्ट ऑप्शन। तो एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? R क्या है? जो है 40 है और उसकी फोकस दूरी पूछा है, तो इसको जब हम यहाँ पे रखेंगे F = 1 मिनट, यहाँ पे F = जब हम रखेंगे 40/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऐड किया है F = R/2 फार्मूला से क्या आएगा? 20 सेंटीमीटर आएगा, मतलब कि 20 सेंटीमीटर आएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच एंड लास्ट ऑप्शन है ध्रुव व फोकस के बीच। लास्ट ऑप्शन है कहीं भी बन सकता है। सो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह जो है वक्रता केंद्र और अनंतता के बीच बनता है या फिर अनंत के बीच बनता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, रॉकेट की गति का सिद्धांत किस पर आधारित है? जड़त्व पर, गुरुत्वाकर्षण पर, संवेग संरक्षण पर, उपयुक्त तीनों पर। तो रॉकेट की गति जो है वह न्यूटन के 3rd लॉ के अकॉर्डिंग जो है अप्लाई होता है। सो यह जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, वस्तु के आकार पर। सो किसी भी वस्तु का जो जड़त्व होता है वह वस्तु के जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि वस्तु क्या हो? यदि वस्तु की चाल एक समान हो, यदि वस्तु की गति ऋजु रेखा में हो रही हो, यदि वस्तु जो है स्थिर हो एंड लास्ट ऑप्शन है यदि वस्तु का समान समय में विस्थापन समान हो। तो किसी पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि वस्तु की चाल क्या हो? एक समान हो। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो क्या होता है? उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, सेकेंड है उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, थर्ड ऑप्शन है उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है एंड लास्ट ऑप्शन है उसकी गतिज ऊर्जा आधी रह जाती है।
करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? सामर्थ्य, ऊर्जा, अश्वशक्ति, बल। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है किस पर? उनके बीच की दूरी पर, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर, एंड लास्ट ऑप्शन है ब्रह्मांड में उनकी स्थिति पर। सो दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह ब्रह्मांड में उनकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है फिजिक्स से यहाँ पे, वायु में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? केवल अनुप्रस्थ, केवल अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय तरंगे, एंड लास्ट ऑप्शन है अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों। तो वायु में ध्वनि तरंगों की नेचर पूछ रहा है, तो इसका थोड़ा सा आंसर आप लोग मैचिंग कर लीजिएगा, बट अकॉर्डिंग टू मी आंसर क्या होगा यहाँ पे? सेकेंड वाला होगा, केवल अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। सो यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है जीके के क्वेश्चन। सो चलिए इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर। क्वेश्चन पूछा गया है, जावा ट्रेंच निम्नलिखित में से कौन से महासागर का सबसे गहरा बिंदु है? प्रशांत महासागर, सेकेंड अटलांटिक महासागर, थर्ड ऑप्शन है हिंद महासागर, एंड लास्ट ऑप्शन है दक्षिणी महासागर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना किस वर्ष में और कहाँ हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1922 उत्तर प्रदेश, 1942 बम्बई, 1919 अमृतसर, एंड लास्ट ऑप्शन है 1920 बम्बई। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला 1922 उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कोयला किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का, रूपांतरित चट्टान का, तलछटी चट्टान का, एंड लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। सो कोयला जो होता है वह तलछटी चट्टान का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किस एक से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राज़ील, जम्बिया और मलेशिया, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। थर्ड ऑप्शन है ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया, लास्ट ऑप्शन है वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी को डैश द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? बाबर, हुमायूं के द्वारा, कि जहांगीर, की अकबर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा, फतेहपुर सीकरी को अकबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है अकबर। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज, चिन्मय मिशन, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, आर्य समाज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? राखी गढ़ी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा। सो हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है, वह हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, राखी गढ़ी। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, हरिशेठ, चंद्रबरदाई, भवभूति। तो ये सभी क्वेश्चन हम जो है 9th प्लस जो है 10th के जो है हिस्टोरिकल पार्ट है उन्हीं से हमने रेडी किया है। सो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वह जो है हरिशेठ था। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, बोधगया, सांची, लुम्बिनी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, सांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सुमित्रा महाजन, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, कुमारी शैलजा। सो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, प्रतिभा सिंह पाटिल। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे?
मौलाना आज़ाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद। सो राष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, बट यहाँ पे उपराष्ट्रपति पूछे हैं, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है 5 सितंबर को जो है प्रत्येक वर्ष टीचर्स डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस खेल में ड्रिबलिंग की तकनीक का उपयोग किया जाता है? बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेनिस, क्रिकेट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला बास्केटबॉल में। अगला प्रश्न है, गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, हीलियम गैस यूज किया जाता है गुब्बारों में। अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? टिटेनस, हाइड्रोफोबिया, चिकनगुनिया, रेबीज। तो रेबीज तो सबको पता है कि कुत्ते के हो सकता है, लेकिन रेबीज क्या है? वह जो वायरस होता है। और यहाँ पे पूछा क्या कि कौन सी बीमारी होती है? सो ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन का हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है जल से डरना। ऐसे पर्सन जिन्हें कुत्ता काटा रहता है तो वो क्या होता है? जल से डरते हैं, अधिक गहराई वाले स्थान पर जाने से डरते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस नदी के पानी को लेकर विवाद प्रमुख मुद्दा है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सिंधु। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, सिंधु नदी को लेकर। अगला प्रश्न है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष में अनुमोदित किया था? 1997, 2002, 2005, 2010। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला 2002 में। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? बिक्री कर, सेवा कर, वस्तु कर, आयकर। तो डायरेक्ट टैक्स का जो एग्जाम्पल है वह क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी वाला, आयकर। अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्लानिंग, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड लास्ट ऑप्शन जनरल डेवलपमेंट परसेंटेज। तो जीडीपी का जो पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, ममता बनर्जी। तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला, निर्मला सीतारमण जी। अगला प्रश्न है, चेस में कितने प्रकार के मोहरे होते हैं? 6, 7, 8, 9। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला 8। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, पहला एशियाई खेल भारत में कब आयोजित हुआ? 1951 में, 1960 में, 1948, 1955। करेक्ट ऑप्शन 1951, 1951। और 1951 ईस्वी में ही जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम चला था। अगर बायोलॉजी में पूछे तो परिवार नियोजन कार्यक्रम कब चला था? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वह 1951 में ही स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 24 दिसंबर, 24 मार्च। करेक्ट ऑप्शन है डी वाला, 24 मार्च। और देखो 24 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को शहीद दिवस होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग प्राथमिक क्षेत्र में आता है? बैंकिंग, कृषि, कपड़ा उद्योग, परिवहन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, एग्रीकल्चर। अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1935, 1940, 1942, 1947। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला, 1942 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड कर्जन। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए वाला, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1930 से 1935, 1939 से 1945, 1947 से 1952, 1920 से 1930। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वह 1939 से 1945 तक हुआ था। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है।
अगला प्रश्न है, भारत में किस फसल को खरीफ फसल कहा जाता है? गेहूं, सरसों, धान, चना। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, धान को कहा जाता है, राइस की फसल को। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, सेकेंड है साबरमती आश्रम, थर्ड ऑप्शन है वाराणसी एंड लास्ट ऑप्शन है बॉम्बे। नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी इसी जो युद्ध का, तो यह था साबरमती आश्रम। देन यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो पूछा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेलिंग को बताना है। सेपरेट, डिफिनेटली, इन्वायरमेंट, इम्पॉर्टेंट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी वाला, जो डिफिनेटली का स्पेलिंग दिया है क्या है यहाँ पे जो है इनकरेक्ट स्पेलिंग है। डिफिनेटली का जो स्पेलिंग होगा वह जो हो जाएगा DEFINATELY, या जो है करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग यह देखिए यहाँ पे जो दिया है क्या है इनकरेक्ट है, और जो करेक्ट होगा वह जगह DEFINITELY, डिफिनेटली। डिफिनेटली मतलब होता है निश्चित। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक। तो ही इज अफेयर्ड डैश द डॉग फ्रॉम, ऑफ, विद, बाई। क्या फिलअप किया जाएगा? अगला प्रश्न है बी, तो यहाँ पे अगला इसका जो उत्तर हो जाएगा जगह बी वाला, ही इज अफेयर्ड ऑफ द डॉग, वह कुत्ते से डरता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्हिच वन इज अ प्रॉपर नाउन, कौन एक प्रॉपर नाउन है? सिटी, बॉय, इंडिया, कंट्री। प्रॉपर नाउन जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, इंडिया, भारत। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, अकरेंस, ऑकरेंस, अक्यूरेंस एंड यहाँ पे दिया ऑक्यूरेंस। जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा सी वाला, OCCURRENC, ऑकरेंस। यही क्या है करेक्ट स्पेलिंग है। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट इडियम फ्रेज मीनिंग वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब क्या होता है? वंस इन अ ब्लू मून मतलब कि होता है नहीं कि ईद का चाँद होना, हिंदी में बोला जाता है ईद का चाँद होना, तो इसका मतलब होता है ये जो है वंस इन अ ब्लू मून मतलब कि ब्लू मून के रूप में एक बार दिखाई देना। तो यहाँ पे वेरी ऑफ्टन, वेरी रेयरली, एवरीडे, नेवर। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, वेरी रेयरली मतलब कि ईद का चाँद होना। तो ईद का चाँद पूरे वर्ष में एक बार दिखाई देता है, तो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, वेरी रेयरली। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो ही विल कंप्लीट द वर्क, वह अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय हिम, द वर्क इज कंप्लीटेड बाय हिम, द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय हिम, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हिम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय हिम। वर्क जो है कार्य जो उसके द्वारा कंप्लीट किया गया। ऑप्शन जो ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म, दे डैश प्लेइंग क्रिकेट नाउ। तो यहाँ पे वर्ब का फॉर्म क्या फिल किया जाएगा? इज, आर, वाज, बी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का जो ऑप्शन नंबर बी वाला, दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, वह अब क्रिकेट खेल रहे हैं। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा? सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल क्या होगा बताइए आप लोग। यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल वर्ड जो है सुंदरता, यही क्या है जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है दिए गए सेंटेंस में। अगला प्रश्न है हुई चीज़ अ कॉमन नाउन, हिमालय, रिवर, गंगा, दिल्ली। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, रिवर। नदी क्या है? कॉमन नाउन है। अगला प्रश्न है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई प्ले फुटबॉल एवरीडे इन्वर्टेड कामा क्लोज, और यहाँ पे डॉट हो गया। तो यहाँ जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा? हमने यहाँ पे इसमें ऐड नहीं कर पाए, तो यहाँ पे डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जगह पहला वाला ही सेड दैट। ही सेड का सेड होगा, आई का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, प्ले का प्लेड हो जाएगा, और फुटबॉल एवरीडे ही रहेगा। तो ऐसे हो जाएगा, देख लीजिए। ही सेड का ही सेड हो गया, आई का जो हो जाएगा ही, और प्ले का प्लेड, एंड यहाँ पे दैट लगेगा। फुटबॉल एवरी, तो ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल एवरीडे, वह कह रहा है कि वह प्रत्येक दिन फुटबॉल खेलता है। अगला प्रश्न है ही वॉक्ड डैश द रूम क्वाइटली 1 into 8। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ही वॉक्ड इनटू द रूम क्वाइटली, वह जो है कमरे में शांतिपूर्वक वॉक कर रहा है, घूम रहा है। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। तो हम्बल का मतलब जो होता है वह होता है हिंदी में विनम्र। तो यहाँ पे एंटोनिम पूछा है, तो विनम्र मतलब होता है कि बहुत ही सरल स्वभाव वाला। तो इसका जो है क्या हो जाएगा? एंटोनिम अपोजिट, पोलाइट, प्राउड, सिंपल, सॉफ्ट।
सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी वाला प्राउड, मतलब कि अभिमानी, जो मतलब अभिमान करने वाला, और विनम्र मतलब होता है कि अभिमान ना करने वाला। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है सामंजस्य, या फिर बोले तो दुविधा में डाल देना, दुविधा में डाल देना, किसी प्रॉब्लम में किसी व्यक्ति को डाल देना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फाइट, पीस, सॉरी यहाँ पे हार्मोनी का मतलब होता है सामंजस्य, दुविधा नहीं होता है। सो फाइट, पीस, सुनाइज, वार। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वह हो जाएगा पीस, शांति। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द सेंटेंस इन अ गिवन सेंटेंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेंस इन अ गिवन सेंटेंस, सी डैश हर रूम बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। तो दिए गए सेंटेंस में कौन एक टेंस है? तो क्लीन्स, हैड क्लीन्ड, इज क्लीनिंग, वाज क्लीनिंग। यहाँ पे होगा सुटेबल टेंस कौन सा है? तो यहाँ पे जो फिल किया जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, सी हैज क्लीन्ड हर रूम बिफोर द गेस्ट अराइव। वह जो है गेस्ट के आने से पहले अपना रूम क्लीन कर ली, साफ कर ली। तो यहाँ पे पूछा था कौन सा टेंस है, सॉरी, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगला प्रश्न है क्योंकि बीत चुका है, क्योंकि गेस्ट के आने से पहले, मतलब कि उनके आने से पहले वह कर ली, तो टाइम बीत चुका है वह। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में कंजक्शन को आइडेंटिफाई करो। डैश ही वाज टायर्ड, ही केप्ट वर्किंग, सो सिंस, ऑल्दो, बिकॉज। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी वाला, ऑल्दो ही वाज टायर्ड, यद्यपि वह थक गया, ही केप्ट वर्किंग, इसलिए वह क्या किया जो है, मतलब कि कार्य करना बंद कर दिया। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। यहाँ पे जो ब्राइट साइड ऑफ लाइफ नहीं होगा, यहाँ पे ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स होगा, ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे जो है सिर्फ अच्छे विचार ही दिखाई देते हैं, बुरे विचार ना दिखाई देते हों, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, रियलिस्ट एंड ड्रीमर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर ए वाला, इसे ऑप्टिमिस्ट, आशावादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है गिव सुटेबल पर्सल वर्ब फॉर फॉलोइंग वर्ड। मेक आउट के लिए सुटेबल पर्सल वर्ब क्या होगा? टू क्रिएट, टू अंडरस्टैंड, टू फैब्रिकेट, टू सॉल्व। तो मेक आउट मतलब होता है कि कुछ बनाना, तो इसका जो सुटेबल पर्सल वर्ब हो जाएगा टू अंडरस्टैंड, मतलब कि कुछ किसी चीज़ को अच्छे से समझना। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द सुटेबल आर्टिकल फॉर फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस के लिए सुटेबल आर्टिकल चूज करना है। दे लिव इन डैश बिग हाउस नियर द लेक, ए एंड द नो आर्टिकल। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दे लिव इन ए बिग हाउस। वह एक बड़े घर में जो है, वह एक बड़े घर में झील के पास रहते हैं। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट इन फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। द फार्मर हार्वेस्टेड द क्रॉप। फर्स्ट ऑप्शन द फार्मर हार्वेस्टेड द क्रॉप, नन। सो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा दिए गए सेंटेंस में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, द क्रॉप। द क्रॉप ही क्या है? ऑब्जेक्ट। यही तो क्या है? कार्य करने वाला है, मतलब कि कार्य कर, इसी का तो काम किया जा रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो सिलेक्ट द इंटरजेक्शन फॉर फॉलोइंग सेंटेंस। डैश दैट अनबिलीवेबल। तो यहाँ पे अनबिलीवेबल मतलब कि कुछ सरप्राइजिंग है, यहाँ पे सरप्राइजिंग हो रहा है देख के, मतलब कि क्या हो, आश्चर्यचकित हो जाओ। तो यहाँ पे क्या रहेगा? वाव, आलस, हे, उप्स। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाव, दैट्स अनबिलीवेबल। अरे यह तो अनबिलीवेबल है, मतलब कि अविश्वसनीय है, तो यहाँ पे वाव फिलअप किया जाएगा। So all of you dear student, thanks for watching this class. If you like this video then don't forget to subscribe my channel को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आप लोग से किसी टेस्ट सीरीज़ का तो पेमेंट लेते नहीं, आप लोग कम से कम एक प्यारा सा कमेंट और एक प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।